हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक में, है ना। मेरा जो है वो मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया है। आज हम पढ़ेंगे वो है मौर्योत्तर काल, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे वो है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल पढ़ने से पहले आपको जो थोड़ा बेसिक जो बातें हैं वो मौर्य काल का पता होना चाहिए। और यदि आप मौर्य काल सही से पढ़े हैं तो फिर जो है वो आपको सारा चीज़ें पता है। अगर नहीं पढ़े हैं या नहीं देखे हैं पिछला वाला जो भी वीडियो है, खासकर मौर्य काल का, है ना, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन खैर, हम अभी शुरुआत करेंगे वो है मौर्य काल या मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के बाद वाला काल। अगर हम थोड़ा सा मौर्य काल पर नज़र दौड़ाएं तो हम ये बात कर रहे थे कि जो मौर्य में है, मौर्य काल या पूरा मगध में, है ना, मगध में क्या था कि ये जो 16 महाजनपद है उसको अलग अलग राजाओं ने मगध में मिला लिया, है ना। और वो इसलिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी मगध का राजा था वो काफ़ी शक्तिशाली था और बुद्धिमान भी था, है ना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, साम दाम दंड भेद, ये सब भी बात हम कर चुके हैं। इस सब से परिपूर्ण था, जो उसका खूब फ़ायदा उठाया। और मगध के पास संसाधन भी बेहतर था, जो बातें हम कर भी चुके हैं, है ना। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से जो क्या हुआ है कि जो मगध है उसमें जो ये जो 16 महाजनपद है इसमें समा जाता है, यानी फिर एक ही महाजनपद बचता है, वो है मगध। अब सवाल ये उठता है कि जब राजा स्ट्रॉन्ग था तो सारा महाजनपद को क्या किया, मिला लिया मगध में। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको समझना है कि जब ये जो है, ये जो मगध है, इसमें से अलग अलग राजाओं को इन्होंने मिलाया और उसका क्षेत्र को मगध में मिला लिया। अब आपको क्या लगता है कि ये सब जो राजाएं हैं, ये नहीं चाहता होगा कि हम मगध से अलग हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं? बिल्कुल चाहता होगा, और चाहने के साथ साथ ये कोशिश भी करता होगा, है ना, कि किसी तरह मगध जो है वो कमज़ोर पड़ जाए, मगध का सत्ता जो है वो कमज़ोर पड़ जाए, ताकि हम फिर से स्वतंत्र हो जाएं। लेकिन इनका दुर्भाग्य ये है कि मगध में ज़्यादातर जो राजा है वो ज़्यादा शक्तिशाली निकला। और ये कब तक निकला? ये अशोक तक, यानी अशोक ही एक है, एक शक्तिशाली एक जो है वो राजा देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद जो राजा हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। यानी जब राजा कमज़ोर होता है, राजा उतना ताकतवर नहीं होता, तो जो इन लोग जो साजिश जो पहले से भी जो सोच रहे थे कि हम मगध से अलग हो जाए, है ना, अब इनको मौका भी मिल गया। यानी जो आंतरिक विद्रोह है मगध में, जब किसी चीज़ को आप मिलाएंगे, है ना, ज़बरदस्ती, तो वो आदमी हमेशा कोशिश करेगा कि हम जो है इससे दूर हो जाएं या अलग हो जाएं या पहले जैसे थे वैसे ही हो जाए। सब करता है, ये भी राजा ये कर रहे थे। तो ये जो आंतरिक विद्रोह है, पहला पॉइंट तो यही है कि जो ये जो आंतरिक विद्रोह है मगध में होना शुरू हो गया। और ये कब होता है कि जब राजा कमज़ोर होता है। राजा कमज़ोर कब होता है? जब अशोक के बाद जो भी जितने भी राजाएं आते हैं, कुछ समय। एक तो ये बात है, यानी आंतरिक विद्रोह की जो स्थिति है वो ये है। दूसरी बात करेंगे कि जो मगध है इसमें से जिस धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म पर हम बाद में आते हैं। उसके बाद तो आंतरिक विद्रोह है। दूसरी बात हम करेंगे कि जब राजा कमज़ोर होता है तो ये जो उत्तर पश्चिमी वाला जो इलाका है भारत का, है ना, ये वाला इलाका जिसको हम बोले थे उत्तर पश्चिमी,
यहाँ से भी क्या हुआ, विदेशी आक्रमण यहाँ से आना शुरू होता है। यानी जब भी अटैक होता है तो क्या होता है, विदेशी आक्रमण जो है वो यही उत्तर पश्चिमी जो इलाका है इसी से आता था भारत में। लेकिन जब यहाँ मगध में जो मेन सत्ता था या शक्तिशाली राजा है, जैसे हम देखें कि सिकंदर ने है, सिकंदर उराबी नदी के तट से आगे बढ़ा भी नहीं, इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वहाँ पर घनानंद की सेना थी और घनानंद की सेना काफ़ी बड़ी सेना और काफ़ी शक्तिशाली सेना भी थी। यानी जब मेन राजधानी यानी मेन सत्ता पर जो है अगर राजा स्ट्रांग हो तो ये सब माना जाता है कि जो बाहर के भी लोग हैं आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। यदि आप ताकतवर हैं तो आप पर कोई आक्रमण करेगा भी नहीं। सेम मगध के साथ भी यही हुआ, क्योंकि जब हम देखते हैं कि मगध का जो साम्राज्य है वो यहाँ तक साम्राज्य है, कहाँ तक, ये है क्या, अफगानिस्तान है, और ये क्या है, कर्नाटका, ये बंगाल, ये है जम्मू कश्मीर और ये है गुजरात। ये जो सत्ता है इतना फैला और यही जो है छोटा मोटा राजाएं हैं ये भी निकला और यहीं से जो है बाहरी आक्रमण आना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर जब मेन सत्ता है मगध, वहाँ से इसलिए नहीं उस समय बाहरी आक्रमण हो रहा था क्योंकि राजा स्ट्रांग था, राजा के पास सेना बड़ी थी। लेकिन जैसे ही राजा कमज़ोर हुआ तो यहाँ से जो है वो बाहरी आक्रमण होना भी शुरू हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे बाह्य आक्रमण। यानी दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोलेंगे वो है बाह्य आक्रमण। क्लियर है। यानी हम अगर एक लाइन में इसकी बात हम करें कि जब राजा कमज़ोर होता है अशोक के बाद तो आंतरिक विद्रोह भी होना शुरू हो जाता है और बाह्य आक्रमण भी होना शुरू हो जाता है ना, दोनों चीज़ें। और दोनों चीज़ें इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो सत्ता है वो अब कमज़ोर होना शुरू हो चुका है, ये चीज़ें। और हम मरणोत्तर काल में दोनों बात पढ़ेंगे, आंतरिक भी पढ़ेंगे, बाह्य भी पढ़ेंगे। बाह्य में जो आक्रमण है, शक आता है, कुषाण आता है, ये सब बाहर से आते हैं। जो आंतरिक है वो हम अभी पढ़ेंगे ही। यानी ये जो बौद्ध धर्म है, क्या आपको पता है कि जो अशोक का जो टाइम है उसमें से बौद्ध धर्म का क्या है, वो ठीक ठाक स्थिति है। यानी बौद्ध धर्म को ज़्यादा लोग मानते हैं। और बौद्ध धर्म मानने का मतलब है कि बौद्ध धर्म जिसको फॉलो करना चाहता है उसी को लोग फॉलो करेंगे। जैसे ईश्वर है ही नहीं, आत्मा नहीं है, आपको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, नहीं आपको हिंसा नहीं करना चाहिए, दान देने की उतना ज़रूरत भी नहीं है। तो जो अदर धर्म के जो लोग हैं उसको दिक्कत होना शुरू होता है। और अदर धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है वो कौन सा धर्म है, वो है ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म या हिंदू धर्म। इनको दिक्कत होना शुरू। इनको दिक्कत का मतलब है कि मेन रूप से जो ब्राह्मणों को दिक्कत है, जो क्योंकि ब्राह्मण धर्म में सबसे ज़्यादा फायदा में कौन है, ब्राह्मण। इनको दिक्कत होना शुरू हो गया। तो ये कोशिश हमेशा से करते रहे कि ये जो बौद्ध धर्म है ये हटे। और बौद्ध धर्म हटने का मतलब ये है कि जो बौद्ध धर्म के मानने वाले जो राजा है, खासकर पूरा अगर मगध साम्राज्य की बात करें, अगर वो हटेगा तभी क्या होगा, ब्राह्मण धर्म और एक नया धर्म निकल के आएगा। तो एक चीज़ तो यहाँ पर यह भी बात है कि इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे लोग काम करने लगे। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है वो है ब्राह्मण धर्म के लोग। हालांकि अशोक ने ये कोशिश किया था, आप देखेंगे अशोक के धर्म में ये भी बात बोला था कि बड़ों को आदर करना चाहिए और ब्राह्मणों को भी आदर करना चाहिए, है ना, बैलेंस करने की कोशिश किया है। इसका मतलब है कि जो मगध में है कि कुछ ब्राह्मणों के प्रशासन में वो भी था, सेनापति वगैरह उस समय था, कर्मचारी लोग थे, ब्राह्मण लोग थे यहाँ पे मगध में जो काम करते थे। लेकिन उनका एक्चुअल मतलब जो भी ब्राह्मण काम करते थे उसका एक्चुअली मतलब ये था कि जो बौद्ध धर्म है इसको ख़त्म किया जाए। और बौद्ध धर्म ख़त्म करने का मतलब है कि मगध को ख़त्म करना जाए या मौर्य साम्राज्य को ख़त्म किया जाए, है ना। इसीलिए जब हम देखते हैं कि अशोक के बाद एक राजा बनता है, वो सबसे लास्ट राजा होता है, वो होता है वृद्धरथ। और वृद्धरथ का ही सेनापति होता है, वो होता है पुष्यमित्र शुंग।
और ये किस वंश से है, ये किस धर्म को मानता है, ये ब्राह्मण धर्म को मानता है। और इसी को मौका पा के जो सेनापति है ये इसको क्या करता है, हत्या कर देता है। इसलिए एक नए धर्म का स्थापना हो जाता है या एक नए वंश की स्थापना हो जाता है, वो है शुंग वंश। और एक नए धर्म का से हो जाता है शुरुआत, एक वो है ब्राह्मण साम्राज्य, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण साम्राज्य। हम दो बातें पढ़ेंगे कि जब राजा कमज़ोर होता है तो यहाँ पर हम दो बातें पढ़ेंगे, एक आंतरिक, एक होता है बाह्य। बाह्य में जो लोग बाह्य आए तो उसमें से हम पढ़ेंगे शक, कुषाण, है ना, पार्थियंस। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मेन रूप से ब्राह्मण साम्राज्य, है ना। तो ये सब जो है वो निकल कर आया। क्लियर है। यानी मौर्योत्तर काल में हम पढ़ेंगे वह है ब्राह्मण साम्राज्य। और ब्राह्मण साम्राज्य में हम मेन रूप से 4 साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो मगध से अलग होकर स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारा, लेकिन क्या हुआ कि ये चारों महत्वपूर्ण है, हम इस पर पढ़ लेंगे। उसमें से हमसे पहले पढ़ेंगे शुंग वंश, उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्ण वंश, फिर हम पढ़ेंगे चेदी वंश। चेदी वंश कौन है, वही कलिंग वाला, खारेवेल वाला, ये भी अलग हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और एक है सातवाहन, ये जनरली साउथ में है, दक्कन का पठार हम उसको बोलते हैं, उस एरिया में। खैर हम इस पर आएंगे तो डिटेल बात करेंगे। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, मौर्योत्तर काल में एक एक चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। आपको जो है वो जो मौर्य काल है वो ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर आप नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है ना, अब देख लीजिए। अब पढ़ेंगे वो ब्राह्मण साम्राज्य में, सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये, यानी इसी क्रम में मेरा चलता जाएगा। ब्राह्मण साम्राज्य का अगर आप पूछेगा कि संस्थापक ब्राह्मण साम्राज्य में कौन सा वंश है, वो है शुंग वंश। शुंग वंश। और शुंग वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग है। अब सोचिए कि और ये ब्राह्मण है ना, और इसका जो कैपिटल है, राजधानी है, ये कहाँ बनाया है, ये बनाया है विदिशा। मगध का कैपिटल कहाँ था, पटना। ये कहाँ बनाया, विदिशा। विदिशा कहाँ है, विदिशा है एमपी में, है ना, यानी मध्य प्रदेश बनाया है, बीच में है मध्य प्रदेश, है ना। एक तो ये। अगर हम बात करें कि जो ये जो ब्राह्मण साम्राज्य है, इसका हमें जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है, जानकारी कहाँ से मिलता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और ज़्यादा इस पे सवाल जो चीज़ें हैं ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जानकारी का स्रोत क्या है, यानी जो मौर्योत्तर काल हम पढ़ रहे हैं इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। सबसे पहले तो यही मिलती है कि पुराणों से। कितना टोटल पुराण है, 18 नहीं। और इसी से हमें पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है वो शुंग वंश का संस्थापक है ना। तो पुराणों से मिलते हैं, यानी शुंग वंश का यानी शुंग वंश का संस्थापक कौन हुआ, पुष्यमित्र शुंग। एक तो यही है। दूसरा जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र का मतलब क्या है कि हर्ष के टाइम, है ना, हर्षवर्धन का जो टाइम है, हम आगे पढ़ेंगे भी। इनके यहाँ एक कवि रहता था जिसको बोलते हैं बाण भट्ट। कवि का मतलब है कि दरबारी कवि, बाण भट्ट है।
और इसी से पता चलता है कि जो अंतिम जो शासक है मगध का, अंतिम शासक वो कौन है? वृद्धरथ है ना, और इसी को एक मारा था। क्लियर है? तीसरा चीज़ जो हमें पढ़ना है, जिससे हमें जानकारी मिलती है, वो मिलती है पतंजलि। और पतंजलि कहाँ है? पतंजलि है। और पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? यही पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में, यानी ये दरबारी कवि है। तो ये भी सवाल अगर आप यहीं पे पढ़ लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग के यहाँ ही रहते थे पतंजलि, है ना। या ये पूछ सकता है कि पतंजलि का जो है वो संबंध किस वंश के साथ है, तो आपको बताना है कि पुष्यमित्र शुंग के साथ है ना। और इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है महाभाष्य, है ना। महाभाष्य बुक है। और इसी से पता चलता है कि जो विदेशी आक्रमण हुआ है, हम पहले भी बात किए ना कि बाह्य आक्रमण हुआ है, तो यहाँ से ही पता चलता है कि बाह्य आक्रमण हुआ है। तो हम पढ़ेंगे इस पर डिटेल में, है ना, शक कुषाण इस सब के बारे में। जो अगला है वो है मालविका अग्निमित्रम। कालिदास की पुस्तक है। मालविका अग्निमित्रम का क्या मतलब है? यहाँ से दो भाग में आप इसको बांटिए। कालिदास का है, एक है मालविका और एक है अग्निमित्र। मालविका कौन है? मालविका है नर्तकी है, एक डांसर है, डांस करने वाली लेडी है। और ये जो अग्निमित्र कौन है? अग्निमित्र है, यही है पुष्यमित्र शुंग का बेटा है ना। पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। और इस दोनों को जो नर्तकी है उसको प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। यानी ये जो कालिदास जी ने जो लिखे हैं, है ना, मालविका अग्निमित्रम, उसमें से जो है मालविका और अग्निमित्रम का जो प्रेम कथा है उसको दिखाया गया है या उसको लिखा गया है। काफ़ी फेमस बुक भी है। और ये सवाल भी बनता है कि मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है ना। एक तो यही है। और इसके बारे में क्या पता चलता है? इसके बारे में पढ़ता है कि जो भी राजनीतिक गतिविधियां हुआ है, राजनीतिक गतिविधि, यानी ये जो पुष्यमित्र शुंग ने जो भी राजनीतिक स्थिति में, है ना, पॉलिटिकल डिसीजन लिया है, उसके बारे में जो है इसमें लिखा हुआ है। दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए और ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? एक है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान में ये चीज़ लिखा हुआ है कि आपको पता है कि अशोक ने जो है वो 84,000 जो है क्या बनाए थे? स्तूप बनाए थे। और ये ब्राह्मण धर्म क्या है कि बौद्ध धर्म के अगेंस्ट जाके काम करता है। तो ये जो दिव्य ज्ञान में ये चीज़ दिखाया गया है, ये चीज़ लिखा गया है कि जितना भी स्तूप है तोड़ दिया है। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। तो यह स्तूप को तोड़ने वाला, स्तूप तोड़ा है, ये है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या है कि जानकारी मिलता है। पुराणों से क्या मिलता है? पुष्यमित्र शुंग जो संस्थापक है शुंग वंश का वो है। हर्ष चरित्र से क्या मिला? बाणभट्ट, है ना। इसके सब के बारे में हम पढ़ेंगे भी, है ना। अंतिम शासक है वो वृद्धरथ है। और ये जो पतंजलि है महाभाष्य की रचना की है। और ये विदेशी आक्रमण इसी से पता चलता है, चाहे यूनान का आक्रमण है, चाहे शक का, कुषाण का। मालविका अग्निमित्रम में हमें क्या मिलता है कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, है ना, ये जो शुंग वंश में, हम उसके बारे में। और इसमें से एक चीज़ और है कि जो मालविका और अग्निमित्रम का जो प्रेम कथा है, जो लव है,
उसको क्या है, उसको लिखा गया है। और एक है दिव्य ज्ञान, इसमें से ये पता चलता है कि जो स्तूप है उसको तोड़ा गया। किसने तोड़ा है? तो ब्राह्मण साम्राज्य के लोगों ने तोड़ा है। अब आपको ये समझना है कि ये जो ब्राह्मण साम्राज्य के जो लोग हैं उन्होंने सोचा कि जो बौद्ध धर्म है, यानी बौद्ध धर्म का मतलब हुआ कि वो ठीक ठाक 300-400 साल तक काम किया बढ़िया, और उसमें क्या हुआ कि ब्राह्मण का जो धर्म है वो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि गुम होना शुरू हो गया। अब इसको उत्थान जो है, उठाने का जो काम है वो यहीं से शुरुआत होने लगता है ना। यानी कि ब्राह्मणों का जो भी क्रियाकलाप है, जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, वो बड़ी बड़ी मात्रा में होने लगा। जैसे यज्ञ हुआ, अश्वमेव यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ हुआ, है ना। तो ये सब भी यज्ञ यहाँ पे होना शुरू होता है। तो हम लिखेंगे भी कि इसी के टाइम में होता है अश्वमेव यज्ञ, है ना, राजसूय यज्ञ। और ये जो यज्ञ है उसमें से दान देने लगा, है ना, बहुत सारा चीज़ें होने लगा, फिर पहले जैसा ही। क्लियर है? ये चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आया कि एक है भरहुत का स्तूप, उसका जो निर्माण है वो इसी के टाइम में हुआ है। इसी के टाइम है। इसी के टाइम का मतलब है कि ब्राह्मण सभ्य। ये बात आज तक किसी को भी नहीं पता चला, क्योंकि ये एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण है, कंजर्वेटिव सोच का जो है ब्राह्मण है वो है। लेकिन ये स्तूप का निर्माण क्यों करेगा? हम नीचे पर है कि 84,000 स्तूप को तोड़ा है ना। और इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाता है और बड़ा इंटरेस्टेड भी है, और आज तक किसी को नहीं पता चला, है ना। तो आपको भी नहीं पता चलेगा। क्लियर है? लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भरहुत का स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया है? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है। क्लियर? इसी के टाइम में जो हुआ है कि बाहरी जो आक्रमण है जो होना, हम आपको पहले भी बताया, मिनांडर का आक्रमण। अब मिनांडर कहाँ से है? इस सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं, यानी बेसिकली ये विदेशी आक्रमण है। यानी पहला जो विदेशी आक्रमण है मौर्योत्तर काल में देखा जाता है, उस पुष्यमित्र शुंग के ही टाइम में देखा जाता है ना। जो हिंद यूनान, ये यूनान का ही है, सेंट्रल एशिया से लोग आए हैं, मिनांडर। तो ये भी इसी के टाइम में होता है। और आपको पता है कि इन्हीं के दरबार में कौन रहता था? पतंजलि रहता था। पतंजलि इसी के दरबार में रहता था, यानी हम बोल सकते हैं दरबारी कवि था, है ना। और इन्होंने किसकी रचना की है? महाभाष्य की, है ना। ये चीज़ है। और इसी के समय में एक ग्रंथ का बहुत जो महत्वपूर्ण भी है, जिसको हम बोलते हैं मनुस्मृति, है ना। बहुत चर्चा भी होता है। ब्राह्मणों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति। और मनुस्मृति जो है उसमें से क्या लिखा? जो सामाजिक कानून है, समाज में कैसे लोग रहते हैं ना, सामाजिक कानून का इसका मतलब वही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना। उसको कानून डिसाइड है कि किसको कौन सा काम करना है ना। तो वो सारा चीज़ें जो हो इसी में लिखा हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि जो भीमराव अम्बेडकर, खासकर जो निम्न कास्ट के जो शूद्र लोग हैं, इसको मानने से कतराते हैं या बोलते हैं कि किसी एक आदमी पर ज़्यादा दबाव बनाया जाता है ना। तो ये चीज़ है। तो इसी को हम बोलते हैं सामाजिक, क्या है, कानून से रिलेटेड है। तो ये है। तो आपको ये भी बात समझना है कि मनुस्मृति की रचना कब हुई है? तो शुंग वंश के टाइम में हुई है। क्लियर? तो ये जो है मेन रूप से इसका जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। इसमें ज़्यादा आपको नहीं समझना है, आपको जो बेसिक है उस पर काम करना है। बेसिक का मतलब है कि आपके दिमाग में ये थॉट आना चाहिए कि अगर ब्राह्मण धर्म के लोग हैं तो ब्राह्मण जो जो चीज़ें कर रहा था वही चीज़ें ये भी करेगा, है ना। कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ नया है कि वो जो भरहुत का स्तूप बनाया है वो चीज़ें, है ना। तो इसका जो अंतिम शासक है उसको हम बोलते हैं देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने करता है? देवभूति की हत्या करता है इसी का जो सेनापति है, कौन?
सेनापति है उसको बोलते हैं कर्ण, कर्ण, है ना। यानी अंतिम शासक है देवभूति, और देवभूति को मारकर एक कर्ण जो है वो क्या करता है, कर्ण मार देता है, और कर्ण मार के एक नया वंश की स्थापना होती है, उसको हम बोलते हैं कर्ण वंश, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे वो है कर्ण वंश, यानी ब्राह्मण साम्राज्य में जो दूसरा वंश है वो है कर्ण वंश, और बहुत छोटा भी कर्ण वंश है ना, ये चीज़ है। और इसका जो संस्थापक है, अगर पूछे कि इसका संस्थापक कौन है, तो इसका पूरा नाम है वासुदेव कर्ण, वासुदेव कर्ण, है ना। और यही जो कर्ण है उन्होंने किसको मारा था, देवभूति को मारा था, यानी शुंग वंश को है वो समाप्त कर दिया था। क्लियर है। यहाँ है शुंग वंश और वहाँ था शिशुनाग वंश, समझ रहे हैं ना। हर एक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया था। तो ये चीज़ें दोनों कनेक्ट करते जाना है। उसके बाद इसका जो कैपिटल है, कैपिटल इसका पाटलिपुत्रा है। पटना ही कैपिटल बनाया है। जैसा कि हम शुंग वंश में पढ़े कि उन्होंने विदिशा कैपिटल बनाया था, है ना। यानी विदिशा कहाँ था, एमपी में। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें से सबसे इतना ही महत्वपूर्ण है, और इसका जो अंतिम शासक है वो है सुशर्मा। सुशर्मा, क्लियर है, सुशर्मा है। और ऐसा माना जाता है कि सुशर्मा की जो हत्या है वो कर देता है सातवाहनों ने, सातवाहन, है ना। और इसलिए एक नया वंश स्थापित हो जाता है, वो है सातवाहन वंश। और ऐसा माना जाता है कि जब सुशर्मा की हत्या हो जाती है तो जो मगध है सिर्फ पटना तक ही रह जाता है। मान लीजिए ये पटना है, तो सिर्फ पटना तक ही जो है इसकी सत्ता जो है, पटना तक ही सत्ता, है ना, सिर्फ पटना तक ही सिमट के रह जाता है। अब सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी सत्ता कहाँ से कहाँ पहुंच गया, है ना। जहाँ हम देखते हैं कि ईरान से टच होता है ना, नीचे कहाँ, कर्नाटका तक, इधर गुजरात, इधर बंगाल, लेकिन सिर्फ अब जो है वो पटना तक ही रह जाता है कर्ण वंश के टाइम में, है ना। और कर्ण वंश का जो हत्या है, जो अंतिम शासक सुशर्मा था, उसको कौन मार देता है, सातवाहन मार देता है। तो अब एक नए वंश की स्थापना हो जाती है, वो है कौन सा, सातवाहना वंश, है ना। तो सातवाहना वंश हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं चेदी वंश। यानी ब्राह्मण साम्राज्य में हम तीसरा शासक के बारे में पढ़ेंगे, वो है चेदी वंश। और आपको पता है कि चेदी वंश कहाँ है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कहाँ, इसको हम बोलते थे कलिंग, है ना। और यहाँ का राजा का क्या नाम था, खारवेल। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से। इतना बात तो हम इसके बारे में जानते हैं। आपको पता है कि चेदी वंश पर 2 बार हमला हुआ है। पहला महापद्मनंद, जिन्होंने जो था जिनसेन की जो मूर्ति है ना, वो लेके चला गया था, ये बात आपको पता है। दूसरा अशोक, है ना। लेकिन जब सत्ता कमज़ोर हुआ तो सब जब स्वतंत्र हो रहे थे तो ये भी क्या हुआ, ये भी स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र होने के उपरांत ही क्या हुआ कि ये भी मगध पर क्या किया है, हमला किया है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि राजा जब कमज़ोर होता है तो ये अगर मान लेते हैं कि ये मगध है और ये जो है ये है चेदी है, सी, है ना। तो इन्होंने किस पर हमला किया है, मगध पर हमला किया है। और मगध पर हमला करके क्या हुआ कि ये जो जिनसेन की जो मूर्तियां हैं वो वापस लाया था। जिनसेन की मूर्ति क्या हुआ, वापस लाया, जो किसने लेकर चला गया था, महापद्मनंद ने। इसका मतलब है जो खारवेल है वो किसको मानता है, वो जैन धर्म को मानता है। तो ये कभी कभी ये सवाल भी आता है कि जो खारवेल है किस धर्म को मानता है, तो किसको, वो मानता है जैन धर्म को, है ना।
जैन मूर्तियाँ हैं, जिनसी की मूर्ति है, या इसको बोलते हैं हम जिन शीतलनाथ। पूरा नाम क्या है? जिन शीतलनाथ। बेसिकली जैन मूर्ति से भी काम चल जाता है ना। तो ये चीज़ है। तो सबसे प्रतापी राजा तो खारवेल ही था इसका। तो आगे जब हम पढ़ेंगे, ये छोटा मोटा चीज़ें है वो हम पढ़ लिए, जो आगे हम पढ़ेंगे वो सातवाहन। जैसे हम देखें कि सुशर्मा की हत्या कर देता है, कर्ण वंश की स्थापना हो जाती है, कर्ण वंश को मार के किसके वंश के? सातवाहनों की स्थापना हो जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे वो है सातवाहन, में थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए हम इसको बाद में देखेंगे एक ही साथ। ठीक है, थैंक यू।